नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी देखिए मैं कुछ यहाँ पे आपको मानचित्र दिख रहे होंगे, तो मैंने भूगोल का हर एक छोटी से छोटी पॉइंट्स को कोशिश किया हूँ आपको यहाँ पे मानचित्र के द्वारा समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कुछ लाइन यहाँ पे खींची है और कुछ लाइन यहाँ पे खींची है, तो आप देखेंगे कि जो दक्षिणतम पॉइंट है, मैंने यहाँ पे अक्षांश लिखा है 8 अंश 4 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है मैंने 37 अंश 6 मिनट। तो ये इसका अक्षांशी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक जो अक्षांश है वो, अगर इनको अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो इनमें से 37 अंश 6 मिनट से इसको हम घटाते हैं तो आएगा 29 अंश 2 मिनट, ठीक है ना। अब अक्षांशीय विस्तार हमने कितना मान लिया लगभग हमने 30 मान लिया, ठीक है ना। तो दो अक्षांश, दो देशांतरों के मध्य के बीच की दूरी यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। यहाँ इसको मैंने बताया ना, अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ जो लाइन खींची है ना, मान के चलिए कि इन दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, ठीक ना। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। ये देखिए, जो ऊपर है इसको कौन से पॉइंट बोलते हैं? इंद्राकाल बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे अक्षांश कितने अंश का होता है? 37 अंश 4 मिनट, सॉरी 6 मिनट का, ठीक ना। और यहाँ पे कितने का होता है? जो मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि होती है, यहाँ से वहां तक दक्षिणतम पॉइंट, जिसको दक्षिणतम भूमि मुख्य भूमि बोलते हैं, पॉइंट दूसरा हो जाएगा। तो इसको जो अक्षांश यहाँ जो बनता है 8 अंश 4 मिनट, ठीक है ना। 8 अंश 4 मिनट, ठीक है ना। ये इसका दक्षिणतम मुख्य भूमि है, अक्षांश जिसको हम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हम इस स्थान में क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी केप कोरिन बोलेंगे, ठीक है। अब इसी थोड़ा सा हट के आएंगे तो जो दक्षिणतम जो पॉइंट होता है इसका, तो देखिए यही हमें थोड़ा सा समझना होता है। ये मुख्य भूमि होती है, ये दक्षिणतम पॉइंट होता है। ये अंडमान निकोबार के सबसे नीचे जो होता है, वहां पे जो अक्षांश बनता है 6 अंश 45 मिनट अक्षांश बनता है, ठीक है ना। 6 अंश 45 मिनट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट्स या पार्सन पॉइंट्स या फिर मिलियंस पॉइंट्स, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप आते हैं थोड़ा, अब इस पे आ जाते हैं थोड़ा। देखिए, भारत को एक कर्क रेखा पे माना जाता है, ठीक ना। तो पृथ्वी को दो भागों में, दो बराबर गोलार्धों में जो बांटती है रेखा, उससे हम विषुवत वृत्त कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, शून्य अंश भी कहते हैं, ठीक ना। आगे चल के बताएंगे कि शून्य अंश इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते देखते हैं। अब इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। इसे अगर दो गोलार्धों में बांटा गया तो ये यहाँ से जो विषुवत वृत्त है उसके ऊपर जो है क्या है? नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध होता है, और जो नीचे का होता है ये मतलब साउथ पोल दक्षिण गोलार्ध का आ जाता है, ठीक है ना। अब इसके जो, अगर हम जो विषुवत वृत्त है उसके थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमें एक रेखा मिलती है 23.5 अंश कर्क रेखा, ठीक ना। और इसके ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो 66.5 अंश आर्कटिक वृत्त मिलता है, ठीक ना। अब आते हैं विषुवत वृत्त के नीचे थोड़ा सा दक्षिण गोलार्ध में, तो अब यहाँ पे क्या मिलता है? 23.5 अंश मकर रेखा मिलता है, ठीक ना। अब और इसके बाद जो जो नीचे मिलता है, उसके नीचे मकर रेखा के नीचे जो मिलती है वो 66.5 अंश, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना दोस्तों। अब आते हैं, मान के चलिए कि सूर्य जो है वृत्त रेखा पर, सॉरी विषुवत रेखा पर, ये मान के चलिए कि एक लंबवत है। मान लिया हमने कि विषुवत वृत्त पर लंबवत है, ठीक ना। अब मान लीजिए अगर लंबवत है तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में क्या होगा? गर्मी और ठंडी का जो मौसम होता है वो दोनों तरफ बराबर रहेगा। अब मान के चलिए कि अब हमने क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मान के चलिए क्वेश्चन बनता है कि 23.5 अंश कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है? तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कर्क रेखा पर सूर्य जब लंबवत 21 जून को होता है, ठीक ना। जब इधर होगा 21 जून पर लंबवत होगा तो इधर जो होगा ना, इधर क्या होगा? शीत ऋतु आएगी, मतलब ये ठंडे के रूप में ये इधर ठंडी पड़ेगी। मतलब क्या है? इधर जो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक पड़ेगी। अब अगर मान के चलिए कि ये मकर रेखा पर आ गया, लंबवत रेखा है ये, अगर इस पे आता है मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है, ठीक ना। मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है, कितने तारीख को होता है? 22 दिसंबर को। कितनी तारीख को होता है? 22 दिसंबर को। और जब इधर रहेगा
तो इधर गर्मी रहेगा और ऊपर क्या होगा, ठंडी का मौसम रहेगा। और मान विषुववृत्त और भूमध्य रेखा पर कब होता है, 2 डेट होती है, और 23 दिसंबर को होता है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को होता है, ठीक ना। जब इस स्थिति में अगर सूर्य लंब होता रहता है तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक ना दोस्तों। चलिए ठीक है, इतना तो बात हमने समझ लिया, ठीक है। तो आज के दिन मैंने एक छोटी सी वीडियो डाला है, और अगर इसी तरह आप समझना चाहते हैं मैप के द्वारा तो हमारे चैनल पर एक बार जाके सपोर्ट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।